नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक एज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। एक उग्रवादी नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक के योगदानों का वर्णन कीजिए। हम अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बाल गंगाधर का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। थोड़ा सा हम बताएंगे कि लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने पुणे से डेक्कन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और शुरुआत में उन्होंने गणित के शिक्षक के रूप में काम किया। बाद में वे पत्रकारिता में शामिल हो गए। उनके प्रभावी लेखन के कारण जो राष्ट्रवाद की भावना वो पैदा करते थे, उसके कारण वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति के जनक का नाम दिया। तिलक लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय थे और बाल में बाल गंगाधर तिलक, और पाल में कौन थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अभी हम लाल बाल पाल में तीनों नेताओं को इंडिविजुअली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को और कल हम डिस्कस करेंगे लाला लाजपत राय को। तो अब हम इनके पॉलिटिकल लाइफ या राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बताएंगे कि गांधी जी के आगमन के पहले तिलक ही वो नेता थे जिन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन का आयोजन किया था। तो इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखी थी तो हमने समझा था कि तिलक काफ़ी सारे पब्लिकेशन किया करते थे और एकदम फेयरलेसली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते थे। और उन्हीं के आर्टिकल से और उनके एडिटोरियल से इन्फ्लुएंस होकर के, उसी से प्रभावित होकर के बहुत सारे यंग रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ करी थी, ऑफिसर्स को मारा था और इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन आ गया था। उस टाइम पे इंडिविजुअल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गई थी जब तिलक को जेल हो गई थी 6 साल के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था तिलक की राइटिंग का और इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना शुरू करा था ग्रास रूट लेवल पर लोगों से जुड़ने के लिए, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन से जुड़ पाए और इतना बड़ा जन आंदोलन ये बना पाए। इनका होम रूल लीग भी इनका काफ़ी बड़ा आंदोलन था। तो अगला पॉइंट है कि तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और वह प्रार्थना याचिका के उदार तरीकों में विश्वास नहीं किया करते थे। यहाँ पे करते थे होगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, करते थे और हमेशा चरमपंथी साधनों का समर्थन करते थे। उन्होंने हमेशा स्वराज को लक्ष्य के रूप में समर्थन दिया और उन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज हासिल करने की बात करी थी 1906 में, उसके पहले ही तिलक हमेशा से कहते आ रहे थे कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को स्वराज मांगना चाहिए। तो हमेशा से वो स्वराज पाने के समर्थक थे। उन्होंने ये नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। फिर तिलक ने जनता की क्षमता में विश्वास किया और जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए उन्होंने 1894 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन करना शुरू कर दिया। तो तिलक अपने इंडियन कल्चर को बहुत वैल्यू किया करते थे। उन्हें अपने कल्चर से बहुत प्यार था, अपने रिलीजन से बहुत प्यार था और अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को बेसिक मान करके उन्होंने इस तरीके के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करें जिससे कि बहुत सारे इंडियंस गैदर हो सके और उन तक बात पहुंचाई जा सके, उनको इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सके। और अभी भी महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत करी थी 1894 में बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिलक ने एनी बेसेंट के साथ 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इंडिविजुअल लीग्स हुआ करती थी एक्चुअली, इनके साथ साथ इन्होंने स्थापना नहीं करी थी। तिलक की लीग अलग थी, एनी बेसेंट की लीग अलग थी, फिर बाद में ये लीग 1916 में मर्ज हो गई थी। तो ये इंडिविजुअली अलग अलग एरियाज़ में काम किया करती थी। तिलक की लीग बॉम्बे वाले एरिया में काम किया करती थी, महाराष्ट्र के एरिया में काम किया करती थी और एनी बेसेंट की लीग अलग एरिया में काम करती थी, रेस्ट ऑफ द इंडिया में काम करती थी।
और वो तिलक ही थे जिन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत शुरू करवाई थी। वह तिलक ही थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की थी। तिलक का यह मानना था कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र को एक करती हो, और उन्होंने इसके लिए हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, वो उसकी शुरुआत उसको एडवोकेट किया था तिलक ने कि इस लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना करी थी। तो हमेशा से तिलक स्वदेशी के समर्थक रहे हैं। उनका एक मानना रहा है कि हमें अपना कल्चर, अपना इंडियन तरीका फॉलो करना चाहिए, वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर की स्थापना करी थी, और ये स्थापना उन्होंने करी थी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर के। इसके बाद उन्होंने पत्रकार के रूप में काम किया था जब, तो उनका मेन रोल जो रहा, उन्होंने अपनी पत्रकारिता से इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि उन्होंने जो खुद काम किए वो तो किए, पर इतने उन्होंने पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया अपनी राइटिंग से कि इतना बड़ा मूवमेंट वो बना पाए। तो एक पत्रकार के रूप में तिलक निडर थे और ब्रिटिश राज की आलोचना करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने केसरी को मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में प्रकाशित किया और खुले तौर पर सरकार की आलोचना की। वो कभी भी किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करने में हिचकिचाते नहीं थे। जो भी सच होता था वो उसे छापा करते थे। सरकार द्वारा प्लेग रोग के कुप्रबंधन पर उन्होंने प्रभावी लेख लिखे, जिसके कारण 1897 में चापेकर भाइयों ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। उन्होंने हत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्रकार के रूप में काम करने के लिए 18 महीनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया। तो उन पे एक चार्ज लगा था इंसाइटमेंट टू मर्डर का, कि वो अपनी राइटिंग से लोगों को उकसाया करते हैं। तो बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी, अंग्रेजी सरकार की ये नीति थी कि वो तिलक क्योंकि लोगों को उकसा रहे हैं तो वो तिलक को अंदर कर दें, और जिससे कि वो ऐसी राइटिंग्स नहीं निकाल पाएंगे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आए। और ये केस है जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो किंग्सफोर्ड का मर्डर करने की कोशिश करी थी, और उस टाइम पे वो मर्डर नहीं कर पाए थे। गलती से कुछ और औरतों का मर्डर हो गया था, इंग्लिश वुमेन को उन्होंने गलती से मार दिया था। तो उस टाइम पर तिलक को पकड़ लिया गया था कि आपकी राइटिंग की वजह से ही ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद उन्हें 6 साल के लिए करीब जेल में जाना पड़ा था। तो इसी वजह से फिर वो पूरा स्वदेशी मूवमेंट जो फेड आउट होता है वो होने लगता है धीरे धीरे। फिर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था। तो तिलक कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन का फेवर नहीं करते थे। जिस तरीके से इंडियन को वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी वो उसके समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि हमारी जो शिक्षा नीति है, भारत में जिस तरीके की शिक्षा हमेशा से दी जा रही है, जैसे कि गुरुकुल टाइप की शिक्षा जो दी जा रही है, वही उच्चतर शिक्षा है, वही बेस्ट है इंडियंस के लिए। तो इंडियन को इसी तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पश्चिम शिक्षा प्रणाली की आलोचना करी और भारत में डेक्कन इंडिया सोसाइटी खोली 1884 में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। 1885 में उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना करी थी। तिलक के साहित्यिक कार्यों की बात करें तो उनमें आता है नाम गीता रहस्य का, ओरियन का और आर्किटिक होम इन वेदास का। तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं और ये प्रीलिम्स में भी अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि बाल गंगाधर तिलक उन महानतम नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति अपार प्रेम जताया। उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास किए और भारतीय संस्कृति के पश्चिमीकरण की भी खुलकर आलोचना करी। वे स्वशासन में विश्वास करते थे और संवैधानिक सुधारों में विश्वास वो नहीं किया करते थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत में तिलक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद तिलक जेल चले गए थे 6 सालों के लिए, 1908 के करीब। फिर उसके बाद जब वो जेल से निकल करके आते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने की, उन दोनों में आपस में बातचीत कराने की 1916 में लखनऊ सेशन में जो कोशिश हुई थी वो तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के ही शुरू करी थी, और उसमें तिलक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और उसी के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, दोनों ने मिलकर काम करने की शुरुआत की थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी देखने को मिली थी, इसका भी एक ये रीज़न था। उसके बाद उन्होंने के महान योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार ने तिलक की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 2007 में एक सिक्का भी जारी किया था।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।